हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो अब देखिए, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट। अब बिजनेसेस में कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है और अगर आपको भी किसी एम्प्लॉय से रिपोर्ट चाहिए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो रिपोर्ट सही तरीके से लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। तो आज इस लेसन में हम रिपोर्ट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा, है ना। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं कि पीडीएफ कहाँ पर मिलती है। सब सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टेलीग्राम पे जाइए, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट को। तो सबसे पहले आप एक बार वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप का मतलब एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए थोड़ी बहुत। तो देखिए, जो बिजनेस रिपोर्ट होती है, आप जब भी किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे मोस्टली जो काम चलता है वो रिपोर्ट के कम्युनिकेशन के माध्यम से चलता है। मतलब जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन, उसमें रिपोर्ट बनाई जाती है। जो बॉस होगा वो आपसे रिपोर्ट लेगा, है ना। आपका मैनेजर आपसे रिपोर्ट लेगा, या फिर आप अगर अच्छी पोस्ट पे हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से, अपने वर्कर से रिपोर्ट मांगेंगे। और देखिए, जो बिजनेसेस में जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो सेम होती हैं जैसे स्कूल में रिपोर्ट और कॉलेजेस में रिपोर्ट बनाई जाती हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो आप बिजनेस से रिलेटेड जो रिपोर्ट बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। मतलब ये नहीं कि एक पेज में बनाकर आपने रिपोर्ट दे दी। कम से कम 10-20 पेज की रिपोर्ट होती है, उसमें बारीकी से एक एक चीज़ लिखी जाती है रिपोर्ट में। अब देखिए, आप भी किसी फ्यूचर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी पोस्ट पे होंगे तो जो आपके जो अंडर काम करेंगे आप उनसे रिपोर्ट मांगेंगे। तो आप दो तरीके से रिपोर्ट मांग सकते हैं। या तो एक शॉर्ट रिपोर्ट मांग सकते हैं ना, 1 पेज की या 2 पेज की, या फिर एक डिटेल्ड बिजनेस रिपोर्ट मांग सकते हैं जो 10-20 पेज की होती है। तो देखिए, ऐसे में आपको ये चैप्टर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो रिपोर्ट दी जा रही है वो एक करेक्ट फॉर्मेट और एक करेक्ट मैनर में लिखी गई है। और देखिए, जब भी आपको कोई रिपोर्ट दी जा रही है तो आपको RAP यानी रैप याद रखना होगा। रैप क्या है? रिसर्च, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन। यानी आपका जो भी एम्प्लॉय आपको जो रिपोर्ट दे रहा है उसमें आपको ये देखना है कि उसने रिसर्च कितनी करी है रिपोर्ट के ऊपर, फिर उसको एनालाइज करना है और फिर प्रेजेंटेशन देखनी है। प्रेजेंटेशन मतलब उसमें कोई रिपोर्ट में कई सारी टेबल्स होती है, पाई चार्ट्स होते हैं, बार ग्राफ होते हैं, है ना। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रेजेंट की जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको रिपोर्ट में देखनी आनी चाहिए। अब जैसे कि आपको पता ही है, जो रिपोर्ट है वो दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हिंदी में जैसे बोलते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। मतलब इसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है इस रिपोर्ट को। और ये काफी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन से भरी हुई होती है ना। इसमें एक एक बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। इस रिपोर्ट को बनाते वक्त काफी ज्यादा रिसर्च की जाती है, काफी सारे एनालिसिस किए जाते हैं ना। और फिर इसका जो कंक्लूजन होता है ना वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है कंपनी के लिए, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर वो अपने डिसीजंस को लेती हैं। और देखिए, जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो 10 से 20 पेज तक की हो सकती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है। वहीं पर अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो वो मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं की जाती, वो 1-2 पेज की होती है ना। वो छोटी मतलब रिपोर्ट होती है। लेकिन जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो काफी ज्यादा लंबी रिपोर्ट होती है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। और देखिए, जब भी आप फॉर्मल रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज और टोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, बिजनेस में हमेशा फॉर्मल रिपोर्ट ही दी जाती है। अब देखिए, ये कई सारे टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, सेफ्टी रिपोर्ट, कंप्लेन रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी व्यवहार्यता रिपोर्ट। तो देखिए, इस टाइप के रिपोर्ट में मेनली सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, है ना। और उस सॉल्यूशन का क्या आउटकम हो सकता है उसके बारे में चर्चा की जाती है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में देखिए कौन कौन से फैक्टर आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, प्रॉफिटेबिलिटी, लीगल इश्यूज और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। यानी देखिए, कंपनी को आगे ग्रो करना है ना, तो कंपनी के सामने कई सारी समस्या आती हैं तो उसके सॉल्यूशंस में रिपोर्ट बनाई जाती है। और उस रिपोर्ट में सॉल्यूशंस दिया जाता है और उससे सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। और आपने जैसे फैक्टर्स को देखा, इकोनॉमिक, है ना, इसमें जैसे कि मतलब हमें फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे करनी है तो उसके सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। लीगल इश्यूज के ऊपर सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। और हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनाना है उसके बारे में सॉल्यूशंस दिए जाते हैं और उसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं वो सब इस रिपोर्ट में बताया जाता है। अगली होती है सेफ्टी रिपोर्ट।
यानी सुरक्षा रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट होती है मेनली सेफ्टी के ऊपर ध्यान देती है ना। ये इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कंपनी के अंदर कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगने चाहिए जो सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, है ना, वो जो आपने पाइप देखा होगा पानी वाला वो सब। तो कहाँ कहाँ लगना है ना, और किसकी कितनी जरूरत है, वो सब चीजें इस रिपोर्ट में बताई जाती है। मतलब सेफ्टी से रिलेटेड चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वो मतलब वो एरिया कितना रिस्की है। अगर पेट्रोल पंप के पास है तो ये सब चीजें रिपोर्ट में ऐड की जाएंगी कि हमारी कंपनी से पेट्रोल पंप इतनी दूर है तो हमारी कंपनी को इफेक्ट आ सकता है, या फिर हमारे बगल में कागज की दुकान है ना, तो उसकी वजह से मतलब जल्दी आग लग सकती है। तो ये जितनी भी रिस्क की जो मामले ना वो सब इस रिपोर्ट में ऐड किए जाते हैं, और फिर उसके सोल्यूशंस भी इसमें ऐड किए जाते हैं, और सेफ्टी मेजर्स वगैरह सब इस रिपोर्ट में ऐड किया जाता है। और अगली है कंप्लेंट रिपोर्ट यानी अनुपालन रिपोर्ट, यानी जिसमें शिकायत की जाती है ना, कंपनी क्या क्या चीजें फॉलो नहीं कर रही है उसमें ये सब कंप्लेन की जाती है इस रिपोर्ट में। तो देखिए ये ऐसे टाइप की रिपोर्ट होती है। तो देखिए कंपनी के कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, तो इस रिपोर्ट में ये सब चीजें बताई जाती है कि जो एम्प्लॉयज है हमारे उनको क्या क्या कंप्लेन है ना, वो सब इस रिपोर्ट में ऐड किया जाता है। या फिर कोई भी रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वो भी इस चीज ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में ऐड की जाती है। और अगर कोई नया कानून वगैरह लाना है वो भी सब इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि एम्प्लॉयज को इस कानून से दिक्कत है तो आप इसको बदल दीजिए या वापस ले लीजिए। तो ये सब चीजें इस रिपोर्ट में ऐड की जाती हैं। तो देखिए जो कंप्लेन रिपोर्ट होती है वो कंपनी की हेल्प करती है कि ताकि वो अपने रूल्स को और भी ज्यादा बेहतर कर सके, अपने रूल और रेगुलेशन को सुधार सके, है ना। तो ये रूल्स को और बेटर बनाने में हेल्प करती है, चाहे वो रूल इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो वो दोनों तरीके से हेल्प करता है कि कंपनी अपने रूल और रेगुलेशन को सुधार सके, ताकि जो उनके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। और अगली है एनुअल रिपोर्ट यानी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है। जैसे कि नाम में ही एनुअल है, तो ये ऐसी रिपोर्ट होती है जो पूरे साल के एंड में दी जाती है ना। कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी है ना, कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करे, है ना, क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी कंपनी की। तो मतलब कंपनी से रिलेटेड रिलेटेड पूरी जो डिटेल होती है इस एनुअल रिपोर्ट में दी जाती है कि कंपनी ने पूरे साल में क्या क्या किया और कितनी ग्रोथ करी, है ना, कितना इन्होंने पैसे कमाए कंपनी ने। तो वो सब चीजें इस रिपोर्ट में होती है। तो देखिए मैंने आपको जितनी भी रिपोर्ट पढ़ाई ना, सबसे ज्यादा जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो एनुअल रिपोर्ट में होती है। तो आप ये मान के चलिए जो सबसे लंबी रिपोर्ट जो बनेगी वो एनुअल रिपोर्ट ही होती है, क्योंकि इसमें एक एक डिटेल मेंशन की जाती है। तो ये काफी मोटी रिपोर्ट होती है। अब इसमें हर चीज बताई जाती है कि कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी, कितने पैसे कमाए, है ना, कितने एम्प्लॉयज को रखा, कितने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, है ना, इनकी शेयर की वैल्यू क्या है, वो सब चीजें, है ना, इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है, इनका गोल क्या है। तो जितनी भी चीजें होती हैं सब एनुअल रिपोर्ट में ऐड की जाती हैं। और ये जितनी भी रिपोर्ट होती है ना इन सबको स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए ना, फ्यूचर में इन रिपोर्ट्स का जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मल एंड फॉर्मल रिपोर्ट। अब देखिए दो तरीके की रिपोर्ट होती है ना, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अब आपको देखना है कि जब औपचारिक लिखी जा रही है तो हमें कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, और जब हमें अनौपचारिक लिखना है तो हमें कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। तो सबसे पहले आप फ्रंट मैटर यानी फ्रंट मतलब पहले पेज पे आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जब भी आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि आप ये रिपोर्ट किस तारीख को लिख रहे हैं, है ना, किसके द्वारा लिखी जा रही है रिपोर्ट, और ये इसका टॉपिक क्या है मेनली, वो सब इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फिर आप इसकी मेन बॉडी लिखेंगे, बॉडी में फाइंडिंग्स वगैरह, कंक्लूजन वगैरह और रिकमेंडेशन वगैरह, तो ये सब बॉडी में लिख देंगे। फिर आपका आता है बैक मैटर। बैक मैटर मतलब जो आखिरी का पेज होता है, तो आखिरी के पेज में आपको लिखना है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मतलब होता है जो मतलब टेबल वगैरह इंडेक्स वगैरह दिया जाता है ना, मतलब इसमें चीजें बताई जाती हैं, वो सब टेबल वगैरह जो होती हैं। फिर आता है रेफरेंस, फिर मतलब ये आपने जो रिपोर्ट के लिए इंफॉर्मेशन लिया, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई है वो सब। फिर ग्लोसरी, ग्लोसरी में वो सब लिखे जाते हैं। अगर रिपोर्ट में अपने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें कि सामने वाला समझ ना पाए, तो उस वर्ड्स का क्या मीनिंग है वो ग्लोसरी में लिखा जाता है ना। तो मतलब ये कंपोनेंट्स है जो आप इनफॉर्मल रिपोर्ट में ऐड करेंगे। अब देखिए जब आप फॉर्मल रिपोर्ट लिखेंगे तो आप क्या क्या चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले कवर, फिर टाइटल पेज, फिर लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, फिर टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, फिर एग्जीक्यूटिव समरी। तो इतनी सब चीजें ऐड करेंगे, फिर जाके आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ना। तो ये सब चीजें मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि एक चीज की कवर क्या होता है, टाइटल पेज क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। अभी आप ये समझिए कि कौन कौन से कंपोनेंट इसमें ऐड किए जाते हैं रिपोर्ट में। तो ये सब चीजें फ्रंट पेज पर आती है ना, पहले पेज पे इतनी सारी चीजें लिखी जाती हैं। फिर कहीं जाके इंट्रोडक्शन का नंबर आता है। फिर आप मेन बॉडी लिखते हैं, मेन बॉडी में फिर वही सेम चीज आती है, फाइंडिंग्स वगैरह, कंक्लूजन वगैरह और रिकमेंडेशन।
फिर अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट भी सेम रहता है। फिर आप अपेंडिक्स ऐड करेंगे, रेफरेंस देंगे और ग्लोसरी ऐड करेंगे। तो मतलब ये एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बताए कि आप जब भी रिपोर्ट लिखेंगे, देखो मेनली आपको पेपर में फॉर्मल रिपोर्ट लिखने को आएगी। आपको एक सिचुएशन दे देंगी कि आप कंपनी के एचआर हैं, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपको रिपोर्ट देनी है, तो आप रिपोर्ट में फॉर्मल रिपोर्ट ही देंगे और आपको ये सब चीजें इसमें ऐड करनी होगी। अब देखिए आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, एक सैंपल दिया गया फॉर्मल बिजनेस रिपोर्ट का, कि मतलब अगर जब भी आपको बिजनेस में कोई रिपोर्ट देनी है तो आप क्या क्या चीजें उसमें लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले टाइटल दिया जाता है, रिपोर्ट ऑन स्टाफ अटेंडेंस इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो सबसे पहले आपने टाइटल दे दिया। फिर आपने रिपोर्ट कब सबमिट करी है ना, वो आप डेट लिख देंगे, सबमिटेड November 10, फिर कॉमा लगा के फिर ईयर 2023। फिर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ये रिपोर्ट आप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसने आपको रिक्वेस्ट करा है कि आप ये रिपोर्ट बनाएं, तो आप उनके कहने पर ये रिपोर्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देनी है। फिर आपको बताना है कि आप ये रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं, जैसे कि टू एवेल्युएट द पुअर अटेंडेंस रेट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, मतलब जो इनके एम्प्लॉयज है, जो भी कंपनी है, उसमें अटेंडेंस रेट काफी पुअर है यानी खराब है, तो उसके ऊपर HR ने आपको रिपोर्ट बनाने को दी है। तो देखिए HR डिपार्टमेंट में 3 मेंबर्स हैं, यानी 3 HR हैं जो आपसे ये रिपोर्ट चाहते हैं, वो भी 2 मंथ के अंदर, यानी आपके पास 2 महीने हैं। तो आपको मतलब इंट्रोडक्शन में सब चीजें बता देनी है कि आपके पास 2 महीने हैं और 3 मेंबर को ये रिपोर्ट चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है ना इंट्रोडक्शन में। फिर हम चलते हैं बैकग्राउंड में। अब इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखेंगे बैकग्राउंड, और देखिए आपको बैकग्राउंड में कंपनी के बारे में बताना है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कितने साल पुरानी है ना, उसने हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज को दे रखा है नहीं दे रखा, वो सब बताना है। कितने एम्प्लॉयज आपके कंपनी में काम करते हैं, उसमें से कितने मेल है और कितने फीमेल है, ये सब आपको बताना है। कंपनी का टर्नओवर कितना है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, कंपनी के बारे में मेनली बैकग्राउंड बताना है। अब बैकग्राउंड के बाद आपको लिखनी है फाइंडिंग्स, कि आपने जो रिसर्च करी है उसमें आपको क्या क्या चीजें पता चली हैं। तो देखिए फाइंडिंग में जैसे बताया गया है कि जो HR टीम्स हैं उन्होंने 2 मेजर रीजंस फाउंड करे हैं, मतलब ऐसे 2 कारण फाउंड करे हैं जिसकी वजह से जो अटेंडेंस है वो पुअर हो गई है। तो देखिए इसका जो पहला कारण है, ये कारण है कि जो महिलाएं हैं वो अभी नई नई माँ बनी है ना, तो उनको बच्चों की देखभाल करनी है, तो इसकी वजह से वो कंपनी में कम आ रही है। फिर देखिए इन्होंने दूसरा रीजन दिया, लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टाफ एंड द अपर मैनेजमेंट, यानी जो ऊपर का मैनेजमेंट है और जो नीचे का जो स्टाफ है उनके बीच में अच्छी से बातचीत नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से भी जो स्टाफ है वो जॉब पर नहीं आ रहा है। तो देखा आपने, जैसे पहले बैकग्राउंड लिख दिया, फिर फाइंडिंग में आपने कोई अपनी रिसर्च करी और उसके हिसाब से आपने कोई रीजन दे दिए कि मतलब जो लोग हैं वो अटेंडेंस पे क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर आपको कंक्लूजन दे देना है ना, फाइंडिंग के बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन में हमने दोनों पॉइंट बता दिए कि पहला पॉइंट क्या है कि मतलब जो फीमेल जो एम्प्लॉयज है वो माँ बन चुकी हैं, तो उनको बच्चों का ध्यान रखना है। और दूसरा रीजन ये कि जो स्टाफ है और जो अपर मैनेजमेंट है उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो हमने कंक्लूजन में ये दोनों पॉइंट बता दिए। फिर हमें क्या देना है, रिकमेंडेशन, कि ये जो दोनों प्रॉब्लम है हम इनका सोल्यूशन क्या दे सकते हैं। तो जैसे कि पहला सोल्यूशन हम दे सकते हैं कि हम कंपनी के अंदर चाइल्ड केयर सेंटर बना सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो फीमेल जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने बच्चों के साथ कंपनी में आ सकती हैं, तो अपने बच्चों को वो चाइल्ड सेंटर में छोड़ देंगी और काम भी कर लेंगे, अपना काम कर लेंगे ना जॉब का। और दूसरा रिकमेंडेशन क्या है कि जो अपर मैनेजमेंट है उसको जो भी वो मैसेज जो नीचे स्टाफ को दे रहा है वो काफी ज्यादा क्लियर मैनर में होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए, मतलब प्रॉपर टाइम में इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, ताकि जो नीचे का स्टाफ है वो अच्छे से उनकी बात समझ पाए और फिर टाइम पर वो जॉब पर आ सके। तो देखिए आपको पेपर में सेम ऐसे ही आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको एक ऐसा रिपोर्ट आपको तैयार करना है। तो आपको एक बार मैं दोबारा शुरू से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइटल डालना है, फिर आपको डेट डालनी है कब आप रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं, फिर आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है, फिर आपको बैकग्राउंड लिखना है कंपनी का, फिर आपको फाइंडिंग्स लिखनी है कि आपको जो मतलब सिचुएशन दी गई है ना, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी तो उसके ऊपर आपको फाइंडिंग्स लिखनी है। फिर आपको उसका कंक्लूजन लिखना है, फिर आपको रिकमेंडेशन देनी है, मतलब उसका क्या आप उपाय दे सकते हैं, आपको उपाय देने हैं ना, रिकमेंडेशन देनी है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है रिपोर्ट का। तो आपको ऐसी सेम टू सेम रिपोर्ट पेपर में बनाकर आनी है, ठीक है। और अभी मैं आपको ब्लूप्रिंट भी बताऊंगा ना बिजनेस कम्युनिकेशन का, तो उसमें बताऊंगा कि आपको और कैसे रिपोर्ट लिखनी है, आपको कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा और कैसे आपको रिपोर्ट बनानी है। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्मल रिपोर्ट्स।
अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, 10-20 पेज की होती हैं। तो अब 10-20 पेज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी 3 स्टेज में बांटा गया है। तो पहला जो स्टेज होता है वो होता है टर्म ऑफ रेफरेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं संदर्भ की शर्तें। यानी देखिए जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम की इंक्वायरी करेंगे, है ना, क्योंकि जब भी आपको एचआर रिपोर्ट लिखने को देगा तो सबसे पहले आपको बताएगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, उसी पे तो आपको रिपोर्ट बनानी है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को इंक्वायरी करें। अब देखिए जब आप प्रॉब्लम पे इंक्वायरी कर लेंगे तो आपको फिर उसके लिए एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी तो आपको सबूत भी देने पड़ेंगे ताकि कोई आगे जाके उस पर एक्शन ले सके। तो आपको रिपोर्ट में एविडेंस को भी मेंशन करना पड़ेगा। और देखिए आपको रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन डालनी पड़ेगी कि आप जब भी रिपोर्ट बना रहे थे, आपने जो इंक्वायरी करी तो आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, तो वो सब आप रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। फिर कंक्लूजन भी डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी एग्जाम्पल में बताया था ना, कंक्लूजन दिया गया था, तो आपको कंक्लूजन भी लिखना है कि जो पूरी दिक्कत है उसको मतलब शॉर्ट में लिख देना है कि कंक्लूजन क्या है। फिर आपको रिकमेंडेशन देनी है, यानी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको रिपोर्ट में मेंशन करना है। तो ये सब चीजें होती हैं टर्म ऑफ रेफरेंस की, मतलब जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे। और देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू रिपोर्ट ऑन, फिर सब्जेक्ट, कि मतलब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसका टॉपिक क्या है ना, किसके ऊपर आप जो रिपोर्ट है वो बना रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल पे सबसे पहले ऊपर बताया ना, टॉपिक दिया गया था कि जो एम्प्लॉयज है वो कंपनी में कम आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस क्या है, लो है, तो सबसे पहले आपको टाइटल डालना है ना। फिर आपको लिखना है एज रिक्वेस्ट बाय, है ना, मैंने आपको बताया था कि जो मतलब जो एचआर है उसने आपको रिक्वेस्ट करा है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है और फिर आपको डेट डालनी है ना। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम्पल के रूप में बताई गई हैं कि आपको मतलब रेफरेंस दिया गया है कि जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको ये सब चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी कि दिक्कत क्या है, आपको रिपोर्ट बनाने के लिए किसने रिक्वेस्ट करा है और आप रिपोर्ट कब सबमिट कर रहे हैं। अब ये तो हो गई रिपोर्ट बनाने से पहले की बात। अब जब रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज बनाएंगे, है ना, तो फ्रंट मैटर्स ऑफ द रिपोर्ट। अब देखिए जब मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाए थे तो देखिए एक बार आप इमेज में देखिए, आपको देखिए बॉडी दिख रही है, बैक मैटर दिख रहा है, तो उससे के ऊपर क्या है, फ्रंट मैटर। तो सबसे पहले फ्रंट मैटर बनाया जाता है किसी भी रिपोर्ट में। और एक और बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रंट मैटर्स इन द रिपोर्ट इज क्रिएटेड आफ्टर, आफ्टर यहाँ पे काट के बिफोर कर लीजिए, बिफोर द बॉडी एंड बैक मैटर ऑफ द रिपोर्ट, क्योंकि पहले बनाया जाता है। तो देखिए जो फ्रंट मैटर होता है ये किसी भी रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले यही बनाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, जैसे कि टाइटल पेज, टाइटल ऑफ द कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल एंड लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन एंड सिंबल्स। सम ऑफ दिस कंपोनेंट्स में नॉट बी नेसेसरी, मतलब ज्यादातर ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इसमें से ज्यादातर जरूरी नहीं है, लेकिन दो चीजें जरूरी है। वो क्या है, टाइटल पेज और टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये जो दो चीजें होती हैं, टाइटल पेज और टेबल ऑफ कंटेंट, ये मैंडेटरी होती है, यानी आपको हर रिपोर्ट में ये दोनों चीजें तो मेंशन करनी है, भले ही आप बाकी की चीजें मेंशन करो या ना करो, लेकिन ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी जरूरी है, क्योंकि फ्रंट पेज में इन दोनों का होना जरूरी है। अब देखिए एक बार आप इमेज देखिए, इसका आपका आइडिया हो जाएगा ये चीजें होती क्या है। सबसे पहले आपको देखिए पूरा सा एक कोरा पन्ना दिखेगा, आप कोई भी रिपोर्ट खोल लीजिए या अपनी कोई भी किताब खोल लीजिए, आपके घर में जो भी किताब पढ़ी है आप उसको खोलेंगे। सबसे पहले आपको पेन पन्ना मिलेगा, उसमें दो चार लाइनें लिखी होंगी, आप मतलब उसको कभी पढ़ते ही नहीं है। वो क्या होता है, टाइटल पेज होता है ना, आपको इमेज में दिख रहा होगा ना, एक कोरा पन्ना होगा उस पर दो चार लाइनें लिखी रहती हैं। फिर आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट की, मतलब उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, तो उसके ऊपर कंटेंट होता है पूरा। जैसे कि आपने इंडेक्स देखा होगा ना, किसी भी बुक का जो इंडेक्स होता है, वैसी टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि मतलब उस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट है। तो ये दोनों चीजें होनी जरूरी होती है रिपोर्ट में। अब चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ द बिजनेस रिपोर्ट, यानी जब भी कोई रिपोर्ट दी जा रही है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है कवर पेज। तो देखिए कवर पेज वैसे होता है जैसे कि आपकी किताब का जो कवर पेज होता है ना, पहली बुक होती है जिसपे कोई पिक्चर बनी होती है, इमेज बना होता है, लोगो बना होता है ना, उस पर बड़ा बड़ा लिखा रहता है ना, जो टाइटल होता है किसी भी किताब का। तो वैसी कवर पेज होता है, जो भी बिजनेस रिपोर्ट दी जाती है उसका एक कवर पेज होता है जिसमें इमेज होती है, फोटो होती है और रिपोर्ट का टाइटल लिखा रहता है। तो आपने सुना होगा ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, तो ये वही कवर पेज है। अगला होता है टाइटल पेज, तो मैंने अभी आपको इमेज के सारे समझा दिया। फिर आता है लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रसारण के लिए पत्र। अब देखिए ये रिपोर्ट का पार्ट तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रिपोर्ट में हो, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
तो एक आपको इमेज दिख रही होगी, एक टाइप का ऐसा लेटर देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ट्रांसमिटल लेटर है। इसमें मेनली ये सब चीजें बताई जाती है कि जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही है ना। ये जो रिपोर्ट है ये कब बनाई जा रही है, कहाँ पे बनाई जा रही है, इसमें क्या क्या चीजें ऐड की जाएंगी, तो ये सब चीजें इस लेटर के थ्रू समझाई जाती हैं। फिर अगला पार्ट होता है अब्स्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अमूर्त। तो देखिए ये 200 से 300 वर्ड में होता है और ये रिपोर्ट का जो एक ब्रीफ जो डिटेल है उसके बारे में बताता है। मतलब एक तरीके से समझ लिए ये समरी होती है, मतलब पूरे रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है उसमें ये बताया जाता है अब्स्ट्रैक्ट में, है ना। जैसे कि चैप्टर की पूरी समरी होती है ना, समरी में बता दिया जाता है कि इस चैप्टर में ये चीजें बताई गई थी, है ना। वैसे ही अब्स्ट्रैक्ट में मेन मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट में बता दिया जाता है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होने वाली है, ताकि जो बंदा रिपोर्ट देख रहा है ना उसको इतना लंबा रिपोर्ट ना पढ़ना पड़े। जो मैनेजर है वो तो रिपोर्ट पढ़ेगा ही, लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसको अगर बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो वो ऊपर ऊपर से अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेगा, यानी उसकी समरी पढ़ लेगा, वो पहले पता लगा लेगा कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। फिर अगला आता है टेबल ऑफ कंटेंट, जो मैंने आपको बता दिया, जो इंडेक्स टाइप का होता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव समरी। अब देखिए जैसे अब्स्ट्रैक्ट एक टाइप की समरी थी ना, वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव समरी होती है ये भी एक टाइप की समरी होती है। इसमें क्या बताया जाता है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, शॉर्ट फॉर्म में बता दिया जाएगा छोटे वर्डों में कि प्रॉब्लम क्या है और उसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ना, ताकि जो पढ़ रहा है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट पढ़ने वाला मैनेजर है वो तुरंत समझ जाए कि इन्होंने क्या क्या चीजें अपने सोल्यूशंस दिए हैं रिपोर्ट में, है ना। क्योंकि रिपोर्ट तो बहुत लंबी है लेकिन उसको पहले ही समरी में बता दिया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है और उसके क्या क्या सोल्यूशंस हैं। और साथ में मैं आपको इमेज भी लगा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है ना। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, प्रॉब्लम बता दी गई है शॉर्ट में, फिर उसके सोल्यूशंस बता दिए गए हैं और बाकी जितनी भी चीजें वो शॉर्ट शॉर्ट में बता दी गई हैं जो भी रिपोर्ट में ऐड की जाती हैं। अब देखिए ये सब चीजें करने के बाद अब हमारी एक्चुअल रिपोर्ट स्टार्ट होती है। अब हमारी एक्चुअल रिपोर्ट स्टार्ट होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं एक्चुअल रिपोर्ट में। क्या होता है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होता है। और ये वाला मैंने आपको एग्जांपल ऊपर मैंने ऐसे समझाया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था ना, फिर हमने बैकग्राउंड बताया था, फिर हमने फाइंडिंग लिखी थी, फाइंडिंग करके फिर कंक्लूजन बताया था। तो वो सब चीजें बॉडी में आ जाएंगी, फिर कंक्लूजन लिख के ये जो हमारी एक्चुअल रिपोर्ट होती है ये आ जाती है। तो देखिए आपने मतलब सारे पार्ट देख लिए कि एक पूरी जो बिजनेस रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें कवर पेज ऐड किया जाता है, टाइटल पेज लगाया जाता है, फिर एक लेटर लगाया जाता है, फिर अब्स्ट्रैक्ट होता है मतलब पूरी रिपोर्ट में क्या है उसकी समरी, फिर टेबल ऑफ कंटेंट मतलब पूरी रिपोर्ट में कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन से पेज नंबर पे है, वो सब चीजें, फिर एग्जीक्यूटिव समरी की दिक्कत क्या है, उस दिक्कत के रिकमेंडेशन क्या क्या है, फिर आती है एक्चुअल रिपोर्ट, है ना। इंट्रोडक्शन होता है जिसमें बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है जो 10-20 पेज की होती है। फिर आखिरी में हमारा आता है थर्ड स्टेज जो होता है बैक मैटर ऑफ द रिपोर्ट। अब देखिए इसमें भी 3-4 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला है अपेंडिक्स। तो देखिए इसे सबसे आखिरी में लिखा जाता है और इसमें मेनली टॉपिक्स लिखे जाते हैं, है ना। जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना होता है वो टॉपिक्स इस अपेंडिक्स में लिखे जाते हैं। अब ये देखिए टेबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये बस मेनली एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के काम आते हैं। अपेंडिक्स में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको देनी है तो अपेंडिक्स में आप आखिरी में डाल सकते हैं। और फिर आप ग्लोसरी दे सकते हैं, यानी आपने रिपोर्ट में काफी डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया होगा तो सामने वाला समझ ना पाए, तो आप उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करके ग्लोसरी में लिख सकते हैं। और अगला होता है बिब्लियोग्राफी, जिसे हम रेफरेंस भी बोलते हैं, यानी आपने भी जो डाटा कलेक्ट किया है वो कौन कौन से सोर्स से किया है, किसी वेबसाइट से किया है, इंटरनेट से किया है या किसी डॉक्यूमेंट से करा है, तो वो सब चीजें इसमें ऐड करनी होती हैं। और अगला होता है इंडेक्स। अब देखिए सबसे आखिरी पेज पे इंडेक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो इंडेक्स होता है वो सबसे पहले लिख दिया जाता है ना। जो टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बताया वही इंडेक्स होता है ना, तो उसमें सबसे पहले इंडेक्स लिख दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ रिपोर्ट्स में आखिरी में इंडेक्स दिया हुआ होता है। तो ये 3 स्टेजेस थे रिपोर्ट बनाने के। अब देखिए राइटिंग रिपोर्ट ऑन फील्ड विजिट टू ए एन बिजनेस कंसर्न इंडस्ट्री। कहने का मतलब है कि आप किसी फील्ड विजिट पे गए हैं और फिर आपको कहा कि आप जहाँ पे किसी भी बिजनेस का टूर करके आए हैं आपको उस पर रिपोर्ट बनानी है, कि आप किसी का बिजनेस देख कर आए हैं, अब आपको उस पर रिपोर्ट बनानी है ताकि आपके जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके, है ना। तो आपको किसी फील्ड विजिट पे भेजा गया है, तो अब आप ये कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे रिपोर्ट ऑन द विजिट टू द बिजनेस कंसर्न बाय। अब आपको किसके द्वारा भेजा गया है, एचआर के द्वारा भेजा गया तो आप एचआर लिख देंगे, या फिर ओनर के द्वारा भेजा गया फिर ओनर का नाम लिख देंगे, और फिर किस डेट को भेजा गया वो सब लिख देंगे। फिर ये सब लिखने के बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है।
फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा, इंट्रोडक्शन लिख देना है, पूरा कंपनी के बारे में बता देना है कि वो कंपनी कितनी बड़ी थी, कितने वर्कर्स काम करते हैं, वो क्या क्या फैसिलिटीज देती है, वो सब इंट्रोडक्शन लिख देना है। फिर आपको लिखना है साइट विजिट आउटलाइन, यानी आप कितने बजे साइट विजिट करने गए है ना, वो टाइम वगैरह लिख देना है। फिर वहां पे आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, फिर वो सब चीजें आपको लिख देनी है। फिर आपको लिखना है बॉडी, है ना, जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं, फिर आपको रिपोर्ट की बॉडी लिखनी है। तो बॉडी में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आपने विजिट करते समय क्या क्या चीजें उस कंपनी में सीखी, तो वो आप पॉइंट करके ये सब चीजें लिख देंगे। और फिर एंड में आपको दे देना है कंक्लूजन। फिर कंक्लूजन में आपको बता देना है कि मैंने ये विजिट करा, मैंने ये चीजें देखी, मैंने ये चीजें नई नई सीखी, ये चीजें ऑब्जर्व करी। वो सब चीजें आप कंक्लूजन में लिख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है ना, पेपर में पूछा जा सकता है कि आप एक फील्ड विजिट पे गए, फिर आपको कंपनी का नाम वगैरह दे देंगे, फिर आपको लिखेंगे कि इसके ऊपर रिपोर्ट बनाइए। तो आपको ये पूरा ये फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया ये फॉलो करना है। अब अगला है समराइजिंग एनुअल रिपोर्ट्स। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही रिपोर्ट बनाएंगे, है ना, कल को आप बड़े किसी पोस्ट पे जाएंगे तो आपके जो जूनियर्स हैं वो आपको रिपोर्ट देंगे, है ना। तो अब आपको कैसे आप उसको देखेंगे, है ना, आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो एक की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है ना, क्योंकि उसमें हर चीज बताई गई होती है कंपनी के बारे में कि कंपनी की कमाई कितनी हुई है, कंपनी ने कितना ग्रो करा है, कितने एम्प्लॉयज को जॉब पर रखा है, कितनों को निकाल दिया है ना। मतलब जितनी भी छोटी से छोटी डिटेल कंपनी के बारे में वो एनुअल रिपोर्ट में होती है। तो देखिए अगर आप कभी भी एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें मेनली आप दो तरीके से आप एनुअल रिपोर्ट बना सकते हैं। तो वो दो तरीके क्या है, सबसे पहला जो तरीका है वो है एनुअल रिपोर्ट इन्फोग्राफिक, और दूसरा तरीका होता है एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। अब देखिए इन्फोग्राफिक क्या होता है, सबसे पहले आप इमेज में देखिए तो कोई भी कंपनी होगी वो अपना एक ऐसा पूरा का पूरा चार्ट बना लेगी, है ना। अब इसमें हर चीज बता देगी कि हमारी इस साल इतनी कमाई हुई है ना, इतने एम्प्लॉयज को हमने ऐड करा, इतनों को निकाल दिया, है ना, हमने ये सेफ्टी मेजर्स लिए, हमने ये नई पॉलिसी बनाई। तो मतलब पूरा एक चार्ट के फॉर्म में, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है ना, ऐसा पूरे चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर देगी। तो इसे बोलते हैं इन्फोग्राफिक करना, यानी इसको अगर हम रिपोर्ट में लगा देंगे तो एक ही मतलब पेज पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी से रिलेटेड। तो इसमें ग्राफिक का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो भी मतलब बनाता है क्रिएटर, जो एडिटर होता है वही इसको एडिट करके पूरा अच्छी तरीके से बनाकर देता है, फिर इसको रिपोर्ट में लगा दिया जाता है, और फिर ताकि जिसको हम दे रहे हैं रिपोर्ट वो अच्छे से इसकी मदद से रिपोर्ट को समझ ले। और अगला तो आप सभी जानते हैं एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उस पर बनाया जाता है ना, उस पर एक एक स्लाइड में समझाया जाता है कि हमने इस दिन ये करा, इस महीने ये करा, ये सब चीजें मतलब प्रेजेंटेशन के माध्यम से एनुअल रिपोर्ट दी जाती है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं एनुअल रिपोर्ट देने के। तो देखिए जो दोनों ही तरीके हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके हैं एनुअल रिपोर्ट देने के लिए। इसमें काफी ज्यादा डेंस डाटा शेयर होता है, यानी काफी ज्यादा डाटा हमें छोटे से तरीके से मिल जाता है, और इसके माध्यम से हम आसानी से डाटा को समझ भी लेते हैं ना। जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया था ना, आपको मतलब अच्छे से सब समझ आ जाएगा कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है। तो डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना ताकि सामने वाला अच्छे से समझ जाए। तो इन दोनों मेथड से हम एनुअल रिपोर्ट को समराइज कर सकते हैं, है ना। समराइज मतलब पूरी रिपोर्ट को हमने एक छोटे से तरीके से समझा दिया सामने वाले को। अब अगला होता है ड्राफ्टिंग मिनट्स। तो देखिए टाइम वाला मिनट्स नहीं है ना, सेकंड मिनट्स ये वो वाला मिनट्स नहीं है। ड्राफ्टिंग मिनट्स मतलब एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है ना, मिनट्स उसको बोलते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में होता है, यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। जो मतलब कंपनी का जो मैनेजर होता है या जो भी एचआर या सेक्रेटरी होता है वो इसको रिकॉर्ड करता है ना। जब भी कोई मीटिंग हो रही होती है किसी ऑफिशियल लोगों के द्वारा, है ना, तो उसको ही रिकॉर्ड करा जाता है। तो इसमें हर चीज बताई जाती है कि कब कौन सी मीटिंग हुई, कितने बजे हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, उन्होंने कौन कौन से मुद्दों पे बातचीत करी, है ना, क्या क्या फैसले लिए गए। तो ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसे हम बोलते हैं मिनट। अब देखिए इसको बनाने के दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो है हिस्टोरिकल पर्पस, यानी ये हिस्ट्री में मतलब एक रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है कि इस टाइम हमने ये मीटिंग की थी। एक तो हिस्टोरिकल पर्पस की वजह से हो गया। अब जो दूसरा पर्पस है वो है लीगल डॉक्यूमेंट के तरह, यानी भविष्य में अगर मान लीजिए कोई बात बन जाती है, कोई केस वगैरह हो जाता है, तो इसको इस मिनट को एज अ लीगल डॉक्यूमेंट की तरह पेश किया जा सकता है कि इस टाइम हमने ये मीटिंग ली थी और ये सब चीजें फैसले लिए गए थे। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई खून हो जाता है। अब कंपनी का जो एक
मेंबर है उसको पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब वो बोलेगा मैं जब खून हो रहा था उस टाइम पे मैं प्रेजेंट नहीं था, मैं किसी मीटिंग में था। तो ये जो मिनट है ना उसमें वो कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और उसमें मतलब टाइम वगैरह सब लिखा रहता है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो मेंबर है ना वो मीटिंग में था, है ना, कि मतलब जब मर्डर होता उस टाइम पे वो नहीं था, तो ऐसे वो बच जाएगा। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह मिनट को पेश किया जा सकता है। तो ऐसे में जो मिनट होता है एक एविडेंस के तौर पर काम करता है। और देखिए एक सेक्रेटरी होता है ना, जो कंपनी होती है उसमें कोई ना कोई सेक्रेटरी होता है, तो वो क्या करता है जब मीटिंग होने वाली होती है तो वो पहली मीटिंग से पहले ही पहुंच जाता है और वहां पे हर चीजें लिख रहा रहता है कि कौन कितने बजे आ रहा है ना, कौन कौन सबसे पहले आ गया, वो सब चीजें लिखता रहता है। और फिर उसमें फिर टॉपिक वगैरह लिखता है कि आज मीटिंग में क्या क्या बातें होने वाली हैं, वो सब चीजें मिनट्स में वो बनाता है। अब देखिए आपको एक बार इमेज से और समझाता हूँ, आपको इमेज दिख रही होगी। अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले तो जो सेक्रेटरी है जो बना रहा है वो सबसे पहले टाइम वगैरह लिखेगा कि इस दिन को इस इतने बजे मीटिंग हो रही है। अब किन के बीच हो रही है, वो बोर्ड मेंबर्स के नाम लिखेगा कि कौन कौन मीटिंग में शामिल हुए हैं। फिर वो बोर्ड मेंबर्स के नाम लिखेगा। अब जो प्रेजेंट है उनके भी नाम लिखेगा और जो अब्सेंट है जो नहीं आया उनके भी नाम लिखेगा। और फिर वो मुद्दे वगैरह लिखेगा, इंट्रोडक्शन वगैरह, फिर प्रेजेंटेशन, फिर जो भी एजेंडा वगैरह वो सब इंफॉर्मेशन इसमें लिखेगा। तो ये होता है मिनट। अब देखिए वैसे तो आपको जो मिनट है ये आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जब भी हम मिनट को बनाते हैं तो कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं और इसको कौन बनाता है ना। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बस यहीं पे हमारा जो ये चैप्टर है फिनिश होता है। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको सब कुछ समझ आ गया है तो कमेंट करके बताइए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।